सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन की कंप्लीट सीरीज में आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है। आज की वीडियो हमारा पार्ट 1 रहने वाली है और पार्ट 1 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोर्टार के बारे में। मोर्टार एक काफी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज किया जाता है। मोर्टार से रिलेटेड सीपीडब्ल्यूडी की जितनी भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। क्या टेस्टिंग होती है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती है मटेरियल की, कैसे उसको यूज करना है, सारी की सारी कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। और मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो मोर्टार से रिलेटेड आपको दोबारा जिंदगी में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज का जो हमारा मोर्टार का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं मोर्टार के बारे में। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे मोर्टार की, तो मोर्टार एक काफी इंपॉर्टेंट जो है एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि लगभग हर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जो है इसको यूज किया जाता है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको बनाया जाता है। ये कोई बनाया बनाया नहीं होता है कि मतलब कहीं कहीं से आपने नेचुरल रिसोर्स से निकाला और आपने इसको यूज कर लिया। बेसिकली ये क्या होता है कि एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर तीन मेन इंपॉर्टेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किए जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो मटेरियल है वो है सीमेंट, दूसरा है हमारा वाटर और तीसरा है सैंड। जब हम सीमेंट, सैंड और वाटर को जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हमारा मोर्टार जो है वो रेडी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोर्टार का यूज बेसिकली कहाँ पे किया जाता है, तो जनरली मान लो आपको प्लास्टर वर्क करवाना है। आपको क्या करना है, आपको किसी भी सरफेस पे प्लास्टर वर्क करवाना है। तो प्लास्टर पे हम लोग देखते हैं कि हम 1:4, 1:5, 1:6 इस तरीके से अलग अलग रेशियो में हम लोग जो है मोर्टार को यूज करते हैं। तो ये जो यूज होता है यही हमारा मोर्टार होता है। इसके अलावा मुझे जैसे फ्लोरिंग वर्क करना है, फ्लोरिंग वर्क में भी हम लोग मोर्टार यूज करते हैं। ब्रिक वर्क अगर मुझे करना है तो ब्रिक वर्क में भी मैं सीमेंट मोर्टार का यूज करूंगा। कोई रिपेयरिंग वर्क करना है तो वहां पे भी मैं जो है मोर्टार का यूज करूंगा। तो मोर्टार एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि आपका हर कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर ये यूज किया जाता है और इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसा इसका यूज वैसे ही इसका प्रोपोर्शन होता है। मान लो मुझे 1:4 का मोर्टार यूज करना है जिसके अंदर 1 मेरा यहाँ पे जो है सीमेंट का पार्ट है और 4 मेरा यहाँ पे जो है सैंड का पार्ट है। इसके अंदर फिर हम उसी फिक्स प्रोपोर्शन में इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। कुछ एडमिक्सचर्स वगैरह भी यूज होते हैं, जैसे वाटर प्रूफिंग के केमिकल वगैरह यूज होते हैं। कई बार सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी हम इसके अंदर एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। वर्केबिलिटी के लिए एडमिक्सचर्स यूज करते हैं, या इसके अलावा एडिशनल हम लोग फ्लाई एश वगैरह भी इसके अंदर जो है यूज करते हैं। तो बेसिकली मोर्टार का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब सीपीडब्ल्यूडी की जो वर्क स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना है। ये आपको बहुत सारी ऐसी डिटेल नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है ये डॉक्यूमेंट, जिससे कि आप आने वाले टाइम में जब किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वहां पे भी हेल्प करेगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पे भी आपकी जो है सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। अब इस मोर्टार वाले सेक्शन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा लिस्ट ऑफ मैंडेटरी टेस्ट। जनरली क्या होता है कि हमें ना ये नहीं पता होता है कि हम कोई भी मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उस मटेरियल को यूज करने के लिए हमारे मैंडेटरी टेस्ट कौन से होने चाहिए, या वो टेस्ट जो कंपलसरी है, वो टेस्ट जो हमें करने ही करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन हमें बेसिकली हर एक कंस्ट्रक्शन आइटम के बारे में ये बताता है कि हमें उसमें कौन कौन से मैंडेटरी टेस्ट जो है वो करने हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वाटर के टेस्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जनरली हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम ब्रिक का टेस्ट करते हैं, हम एग्रीगेट का टेस्ट करते हैं, हम सैंड का टेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग वाटर का भी टेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम वाटर जो है ख़राब क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे हम सीमेंट कितनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, चाहे हम ब्रिक कितनी अच्छी क्वालिटी की यूज़ क्यों ना करें, एग्रीगेट सैंड की क्वालिटी चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारे वाटर की क्वालिटी ख़राब है तो हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं तो उसमें वाटर के कौन कौन से मैंडेटरी टेस्ट होते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे सबसे पहला टेस्ट है पीएच वैल्यू टेस्ट। तो पीएच बेसिकली हमें क्या बताता है, तो पीएच एक पैरामीटर है
जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी आइटम कितना एसिडिक नेचर का है, या एसिड है या फिर बेसिक नेचर का है। तो ये 2 ही चीज़ होती हैं, या तो कोई एसिडिक नेचर का होता है या फिर वो बेसिक नेचर का होता है। तो पीएच टेस्ट हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हमें लिमिट चेक करनी चाहिए कि अगर एसिडिक है तो उसकी कितनी लिमिट है। इसके अलावा अगर वो बेसिक नेचर का है तो एल्कलिनिटी उसके अंदर कितनी है, तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ सॉलिड, आपने क्लास 10th में ही साइंस में आपने पढ़ा होगा वाटर के बारे में कि हार्ड वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। तो जनरली जो हार्ड वाटर होता है ना वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सही रहता है और ना ही कंस्ट्रक्शन के लिए वो सही होता है। हार्ड वाटर कौन सा होता है? जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड या फिर जो डिजोल्व सॉलिड होते हैं, जो उसके अंदर मिक्स रहते हैं, उनकी परसेंटेज जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा जो वाटर है वो हार्ड नेचर का हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही यहाँ पे लिखे हैं, क्लोराइड आपका सस्पेंडेड मटेरियल्स जो उसके अंदर डिजोल्व रहते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अगर आप कोई ऐसा वाटर यूज कर रहे हैं जिसमें इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है तो वो भी आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेगा। सो अगर आप वाटर यूज कर रहे हैं मोर्टार के लिए, तो मोर्टार के लिए आपको ये सारे टेस्ट जो हैं वो कंपलसरी है। आप एज ए क्यूए क्यूसी इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप जो है अपना खुद का वर्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। और वाटर के लिए हमारा जो आईएस कोड होता है ये IS 3025, तो आपको इन टेस्ट को अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप IS 3025 में डिटेल में जाके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट भी यहाँ पे दी है। जनरली हम इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कोई मटेरियल की हमें टेस्टिंग करनी है तो कितनी लिमिट पे या कितने टाइम पे उसकी करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि एक जब भी हम कोई भी सोर्स ऑफ वाटर यूज करते हैं, हम किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं। हम अंडरग्राउंड वाटर यूज कर सकते हैं, हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है उनसे वाटर जो है परचेज कर सकते हैं, या फिर हम अपनी साइट पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस वाटर को भी हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो हो गया हमारा सोर्स ऑफ वाटर। तो जब भी हम कोई भी सोर्स ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं तो हर एक सोर्स पे एक टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। एक टेस्ट का मतलब ये, जैसे आपने कोई भी अंडरग्राउंड वाटर आपने यूज किया, क्लियर, या मान लीजिए आपकी साइट पे 10 आपने जो है वाटर पंप लगाए हैं जो कि सबमर्सिबल पंप होते हैं जो ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गए, 10 अलग अलग डिफरेंट क्या हो गए यहाँ पे सोर्सेज हो गए, क्योंकि हमारे जरूरी नहीं कि 10 वाटर पंप हम लोगों ने लगाए तो 10 के 10 पे सेम क्वालिटी ऑफ वाटर निकलेगा। तो हमारे पास 10 नंबर ऑफ सोर्सेज हो गए वाटर के, अंडरग्राउंड वाटर के। तो हमें इन 10 नंबर ऑफ सोर्सेज का एक एक बार कंपलसरी टेस्ट है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा हर तीसरे महीने पे हमें कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा। मान लो आपने सपोज करो जनवरी में आपने जो वाटर निकाला उसकी क्वालिटी आपने चेक कर ली, ठीक है। अब जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप जो है दोबारा से सेम सोर्स ऑफ वाटर के जो वाटर है उसको टेस्ट करोगे दोबारा। तो हर तीसरे महीने पे आपको चेक करना है। इसके अलावा अगर आप कहीं से वाटर परचेज कर रहे हैं, मान लो आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या फिर जो जल बोर्ड होता है, STP वगैरह लगे हुए थे, अगर वहां से आप वाटर परचेज कर रहे हो तो आप 6 मंथ की साइकिल पे आपको जो है क्या करना है, वाटर का चेक करना है। तो अगर आप वैसे जैसे अंडरग्राउंड वाटर सोर्स से अगर आप वाटर निकालो तो 3 मंथ पे आपको टेस्ट करना है। इसके अलावा अगर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से करें तो आपको 6 मंथ में एक बार जरूर टेस्ट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सीमेंट। अब मोर्टार के अंदर हमारा नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट होता है वो सीमेंट यहाँ पे होता है। तो सीमेंट के अंदर जो टेस्ट है वो यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले देखो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें फाइननेस टेस्ट चेक करना है कि सीमेंट का कितनी फाइननेस है। इसके अलावा साउंडनेस टेस्ट हमें चेक करना है, तो ये भी सीमेंट का जो है साउंडनेस टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सीमेंट का सेटिंग टाइम हमें चेक करना है कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, क्योंकि अगर हम कोई भी सीमेंट यूज कर रहे हैं हमें उसका इनिशियल सेटिंग टाइम और उसका फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। मान लो मैंने कोई सीमेंट यूज किया, जैसे उसमें मैं वाटर ऐड करूंगा हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और सीमेंट जो है वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम में ये सेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसके सेट होने से पहले पहले उसको जो है यूज करना है। तो सेटिंग टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है चेक की जाती है, जिससे हमें ग्रेडिंग पता चलती है कि कौन से ग्रेड का हमारा सीमेंट है, या हमें एक्चुअल में वो स्ट्रेंथ मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी हमें मिलती है। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है कि वो वाटर की रिक्वायरमेंट बेसिकली कैलकुलेट करता है जिससे हमारा सीमेंट का पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए, तो जिससे हम वाटर सीमेंट रेशियो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। हमें अगर हम साइट पे कोई भी सीमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो कंपलसरी हैं।
इन टेस्ट की लिस्ट आपको जो है इस पर्टिकुलर आईएस कोड के अंदर मिल जाएगी। अगर आप इन टेस्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये आईएस कोड फॉलो करके इनको डिटेल में कर सकते हैं। अब इसकी टेस्टिंग यहाँ पे कितनी होनी है, यहाँ पे देखो हर एक लोट पे हम सीमेंट मार्केट से परचेज करते हैं, तो एक बार के में आपके पास जो एक लोट सीमेंट का आया तो उस लोट पे आपको बेसिकली ये सारे के सारे टेस्ट जो है करने हैं, या फिर आपको जो है हर एक 50 टन पे जो है आपको क्या करना है, सीमेंट की टेस्टिंग करनी है। देखो, या हम ब्रांड अगर चेंज कर रहे हैं, मान लो अभी मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का सीमेंट यूज कर रहा हूँ, फिर मैंने क्या किया कि नेक्स्ट लोट में या फिर नेक्स्ट मैं ब्रांड अपना चेंज कर दे रहा हूँ, तो जब नेक्स्ट ब्रांड हम यूज करेंगे तो भी हम उसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे, क्योंकि सेम ग्रेड ऑफ सीमेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है अगर आप अलग अलग ब्रांड जो है वो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा लोट का भी डिफरेंट होता है। मान लो आप कोई कंपनी है, एसीसी का सीमेंट आप यूज कर रहे हो या अंबुजा सीमेंट आप यूज कर रहे हो, सो फर्स्ट टाइम आपने कोई लोट मंगवाया, मान लो मैं 43 ग्रेड का ही मान लेता हूँ कि 43 ग्रेड का आपने एक लोट मंगवाया। अब 2 महीने बाद आपने सेकंड लोट मंगवाया, लेकिन सेकंड लोट जो है वो भी 43 ग्रेड का ही है। तो हो सकता है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि बैच वाइज चीजें चलती हैं। अगर एक बैच में कोई भी एक चीज मैन्युफैक्चर हुई है, उसके बाद फिर दूसरे बैच में कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। इसके बाद सैंड हमारा जो हम यूज कर रहे हैं, तो सैंड के अंदर देखो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जितने भी जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सिल्ट कंटेंट, कोई भी सैंड अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर सिल्ट की कंटेंट काफी ज्यादा है तो वो हमारे यूजफुल नहीं है, वो बैड क्वालिटी का माना जाता है। सिल्ट क्या होता है? बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। आपने कई बार यूट्यूब पे भी टेस्ट किया होगा, देखा होगा वीडियोज, या आपने साइट पे भी देखा होगा कि एक ट्रांसपेरेंट गिलास लेते हैं, कांच का गिलास लिया, उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा सैंड है वो डाला, ऊपर से हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया और उसको एक जगह पे जो है रख देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो उसके बाद आप देखोगे कि जो सबसे लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे नीचे बैठ जाते हैं, उसके बाद उससे फाइन, उससे फाइन, उससे फाइन, सबसे टॉप लेयर जो होती है वो हमारी सिल्ट कंटेंट की लेयर होती है। ये लेयर जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जो सैंड होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही लेस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी चेक करनी है तो 20 क्यूबिक मीटर पे हमें चेक करना है, हर 20 क्यूबिक मीटर पे एक टेस्टिंग जरूर करनी है। सेम चीज सिल्ट कंटेंट भी हमें हर एक 20 क्यूबिक मीटर पे एक चेक करना है। इसके अलावा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एक टेस्ट होता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सीव एनालिसिस बेसिकली होता है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सीव के सेट जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे कम साइज की सीव, उससे बड़ी साइज, उससे बड़ी साइज, इस तरीके से हम अलग अलग साइज की जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे बेसिकली जो है सीव जो है वो यूज करते हैं। तो उस बेसिकली जब वो सीव हम लोग जो है यूज करते हैं तो उस सीव से हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे ऊपर जो होती है सबसे बड़े साइज की होती है। ठीक है, उसके बाद उससे कम साइज, उससे कम साइज, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये सीव के सेट जो है वो लगे हुए होते हैं। इससे हमें बेसिकली उसके साइज को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि बेसिकली किस साइज का सैंड हम लोग यूज कर रहे हैं। ये हमें हर 40 क्यूबिक मीटर के ऊपर जो है एक टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। तो ये वो टेस्ट है जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट वाटर, सीमेंट और सैंड हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग फ्लाई एश भी यूज करते हैं। एक टेस्ट और है आपका सैंड पे, वो है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग का मतलब क्या होता है? कुछ मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपके सैंड के अंदर ये क्वालिटी या फिर एक इसको इम्प्योरिटीज बोल लीजिए कि वो मॉइस्चर के कंटेंट पे आने पे उसके पार्टिकल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा सैंड भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, एक्सपेंसिव सॉइल होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आती है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही मॉइस्चर हटती है तो वो एकदम वापस जो है उसके अंदर क्रैक्स वगैरह जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसी सॉइल जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल नहीं होती है। मान लो आपने कंस्ट्रक्शन किया उस टाइम पे जब वो ड्राई कंडीशन के अंदर थी, और फ्यूचर में अगर वहाँ पे वाटर के कांटेक्ट में वो आई तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आपकी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है। तो ये भी हमें यहाँ पे 20 क्यूबिक मीटर्स पे एक टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है फ्लाई एश। आज के टाइम में देखो, फ्लाई एश सीमेंट के अंदर भी मिलके आती है। जो पीपीसी सीमेंट हमारा होता है, ओपीसी सीमेंट के अंदर ही कुछ परसेंटेज जो है हम फ्लाई एश ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पीपीसी सीमेंट बन जाता है। या इसके अलावा जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होता है वहीं पे ऑन साइट भी हम जो है मिक्सिंग करते हैं फ्लाई एश की। सो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से मिक्सिंग कर रहे हैं ऑन साइट पे, तो इसके बारे में यहाँ पे चीज़ दी गई है कि हमें क्लोराइड टेस्ट करना है,
जो हमारी फ्लाई ऐश होती है, लॉस ऑफ इग्निशन उसके अंदर चेक करना है, क्योंकि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न किया जाता है, तो उस बर्निंग की वजह से उसमें कुछ प्रॉपर्टीज उसके मेटेरियल की चेंज वगैरह तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। फाइननेस उसकी चेक की जाती है कि एक्चुअल में जो फ्लाई ऐश हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना फाइन है। क्लियर। इसके अलावा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे चेक की जाती है, वो भी 28 डेज के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। 10 क्यूबिट इससे रिलेटेड आईएस कोड भी आपके यहाँ पे जो है दिए गए हैं, तो इन आईएस कोड को आप डाउनलोड करके गूगल से ये डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। 10 क्यूबिक मीटर्स पे हमें जो है ये क्या करना है, हर एक 10 क्यूबिक मीटर्स के लोट पे हमें ये टेस्ट जो है वो सारे के सारे कंपलसरी यहाँ पे है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखो एक और चीज लिखी हुई है कि फ्रीक्वेंसी एज डिसाइडेड बाय इंजीनियर इन चार्ज। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे क्या होता है कि इंजीनियर इन चार्ज होता है, असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है। तो ये भी चीज बोली गई है कि अगर इंजीनियर इन चार्ज को लग रहा है कि हमें 10 क्यूबिक मीटर के बजाय 5 क्यूबिक मीटर्स पे हमें टेस्ट करना चाहिए, या हमें जो है 20 क्यूबिक मीटर्स पे टेस्ट करना चाहिए, तो ये भी होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी एज डिसाइडेड बाय इंजीनियर इन चार्ज। तो इंजीनियर इन चार्ज अगर आपके प्रोजेक्ट पे कोई है अथॉरिटी की तरफ से, अगर वो बोल रहा है कि नहीं 5 क्यूबिक मीटर पे टेस्ट करो, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे मैंडेटरी टेस्ट। टेस्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि टेस्ट के बारे में हमारा एक सेपरेट सेक्शन रहेगा क्यूए क्यूसी का। अगर उससे रिलेटेड हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर में, तो हम उसमें टेस्ट को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरा जो मोटिव है आपको, वो है सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशंस को आपको आसान भाषा में समझाने का, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप जाओ सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन जो है वो पढ़ो, तो उनको एक्चुअल में ये पीडीएफ ना उतना आसान से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए ये वीडियोस बनाने का पर्पज मेरा है। और अगर आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको देखो सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट हो गई हमारी सीपीडब्ल्यूडी की, मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। ये हमारी सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट है। इस तरीके की वेबसाइट जो है ओपन होगी। इस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन मिलेगा, इस पे सीपीडब्ल्यूडी पब्लिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट जो है सीपीडब्ल्यूडी पब्लिश करती है। इसमें अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहीं पे आपको स्पेसिफिकेशन सिविल मिलेगी, स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 1। प्रीवियस वर्जन 2009 था, लेटेस्ट वर्जन 2019 आया है, और वॉल्यूम 2 है 2009-2019। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क की भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कि हमारे काम की उतनी नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी साइट पर रिक्वायरमेंट पड़ रही कि आपको इलेक्ट्रिकल की भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो आप जाके ये इलेक्ट्रिकल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये कुछ कोड हैं जिनका रेफरेंस जो है सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन के अंदर लिया गया है। आप इन कोड को डाउनलोड करके इनके बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहो, तो वो डिटेल में भी आप जाके बेसिकली पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो IS 269 है, जिसमें 33 ग्रेड सीमेंट के बारे में बताया गया है। IS 383 है, जिसके बारे में कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, जो नेचुरल सोर्स से हम एग्रीगेट कॉन्क्रीट यूज करते हैं एग्रीगेट, वो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो आप ये जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। और वैसे इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली इनकी तब रिक्वायरमेंट पड़ती है, मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना है, मुझे 33 ग्रेड का ओपीसी सीमेंट का डिटेल में एनालिसिस करना है, डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, तब मैं इस IS कोड को जाके ओपन करूंगा। अदरवाइज ऐसी कोई खास इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अगर आप जैसे साइट पे एग्जीक्यूशन में वर्क कर रहे हो तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आप QA QC डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपको टेस्टिंग वगैरह करनी है, तो वहां से अगर आपको रेफरेंस वैल्यू लेनी है, तब आप जाके जो है इन IS कोड को डिटेल में पढ़ोगे। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट सेक्शन मोर्टार का। ठीक है, सो बेसिकली किसी भी मोर्टार के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 6 प्रॉपर्टीज जो है वो होनी चाहिए। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी मोर्टार अगर आप बना रहे हो, तो उस पर्टिकुलर मोर्टार के अंदर ये 6 प्रॉपर्टीज जो है वो कंपलसरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी को थोड़ा सा मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। वर्केबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उसको जिस सिचुएशन में जिस लोकेशन पे आप उसको यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से वो वर्केबल है या नहीं है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो मेरी ये एक वॉल है, ब्रिक की वॉल है। इस वॉल पे मुझे क्या करना है, इस वॉल के ऊपर मुझे प्लास्टर करना है। तो मैंने एक मोर्टार बनाया, इस मोर्टार के अंदर मैंने क्या किया कि वाटर का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से लूज हो गया काफी। ठीक है, सो क्या मैं ये लूज मोर्टार अगर इस वॉल के सरफेस पे प्लास्टर में यूज करूंगा, तो मुझे इसको
यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे ही मैं इसको वॉल के ऊपर पेस्ट करूँगा, ये लूज़ होने की वजह से ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो क्या ये मेरे लिए वर्केबल है? बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है। या मैं क्या करता हूँ कि वाटर का कंटेंट इसमें ना रिड्यूस कर देता हूँ, बहुत ही कम वाटर इसके अंदर यूज़ करता हूँ। अब ये इतना हार्ड पहले से ही है कि मुझे इसको सरफेस पे पेस्ट करने में और इसको फिनिश करने में दिक्कत आ रही है। तो क्या मेरे लिए वर्केबल है? नहीं वर्केबल है। मेरे लिए कौन-सा वर्केबल होगा जिसमें वाटर का कंटेंट इस तरीके से होगा कि वो ना ज़्यादा हार्ड होगा, ना वो ज़्यादा लूज़ होगा, क्योंकि मुझे इसको वॉल के ऊपर प्लास्टर में यूज़ करना है। तो वर्केबिलिटी बेसिकली आपकी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे अगर आप मान लो कोई ऐसा सेक्शन है, बहुत ही नैरो सेक्शन है, आप उसपे कंक्रीटिंग कर रहे हो। अगर कंक्रीटिंग हार्ड है, मतलब उसका स्लम्प काफ़ी लो है, उसमें वाटर का कंटेंट कम है, तो हनीकॉम्बिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि जो जिस सरफेस में आप कर रहे हो, वो बहुत ही क्लोज़ सेक्शन है, बहुत ही मतलब उसकी डायमेंशंस बहुत ही कम है। क्लियर? या जैसे आप मास कंक्रीटिंग कर रहे हो, मास कंक्रीटिंग में भी थोड़ा-सा स्लम लूज़ रखा जाता है, क्योंकि अगर हम मास कंक्रीटिंग के अंदर लेस वाटर वाली जो कंक्रीट है उसको अगर हम यूज़ करेंगे, तो हमें उसको कॉम्पैक्ट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम अपनी कंडीशन के हिसाब से, जो हमारी वहाँ पे एग्जीक्यूशन पे जो कंडीशंस हैं, उस हिसाब से हम अपने मटेरियल को एडजस्ट कर रहे हैं, वही वर्केबिलिटी होती है। टेक्निकल में अगर आप जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने आपको थोड़ा-सा सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। अब इसके अलावा आता है वाटर रिटेंटिविटी। ये बेसिकली बताता है कि कितना वाटर जो है वो होल्ड कर सकता है, तो वाटर के होल्ड करने की कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। तो कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता हो या ज़्यादा रिटेन कर लेता हो, ऐसा मटेरियल कभी भी यूज़फुल नहीं होता है। जैसे आप ब्रिक देखोगे, ब्रिक की अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती। आपने कोई कंक्रीटिंग करी और वो ऐसी है कि वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। क्लियर? सो ये चीज़ आपको देखनी है। इसके अलावा रेट ऑफ स्टिफिंग। सो रेट ऑफ स्टिफिंग क्या होता है कि बेसिकली जब हम सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं, तो धीरे-धीरे वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को जो है हमारा ये रेट ऑफ स्टिफिंग जो है वो बताता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बेसिकली जो है, जिस पर्पज़ से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ होती है। अब जैसे हम लोग रेशियो यूज़ कर रहे हैं 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी आएगी? सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी आएगी आपका, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर सीमेंट सीमेंट का कंटेंट थोड़ा-सा ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम आएगी। तो बेसिकली स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गई होगी। और ये ना क्यूब फिल किए जाते हैं, उनकी 28 दिन 7 दिन इस तरीके से टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चेक की जाती है। रेजिस्टेंस टू रिटेन पेनिट्रेशंस, रेन पेनिट्रेशंस। देखो, अगर हम कोई ऐसा मोर्टार यूज़ कर रहे हैं जो रेन को वाटर को रिटेन करता हो, मतलब मान लो आपने आउटर वॉल पे आपने जो है मोर्टार यूज़ किया, चाहे आपने प्लास्टर में यूज़ किया हो, चाहे ब्रिक में यूज़ किया हो, अगर वो वाटर एब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है, रेन वाटर को रिटेन कर ले रहा है, तो वो भी हमारा लिए यूज़फुल नहीं है। तो बेसिकली अगर आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जहाँ पे भी वाटर की सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम या फिर रेन वगैरह ज़्यादा होती है, सो वहाँ पे कभी भी हम हाइयर जो रेशियो वाले होते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं। तो हम ऐसे उसपे 1:3, 1:4 या इससे कम रेशियो वाले भी जो है मोर्टार जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जितना रेशियो कम होगा, उतना ही वाटर को रिटेन, जो रेन वाटर होगा उसको रेजिस्टेंस जो है वो मिलेगा। क्लियर? या हम जो है एडमिक्शंस होते हैं जो वाटर प्रूफिंग के, वो उसके अंदर ऐड होते हैं। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी, तो हमारा जो भी मोर्टार है उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सबसे पहले डिपेंड करती है आपके वाटर के ऊपर, वाटर की क्या क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हो, सीमेंट आप क्या यूज़ कर रहे हो, सैंड आप किस क्वालिटी की यूज़ कर रहे हो, और उसके अलावा आप जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो एग्जीक्यूट के टाइम पे आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया। ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर उसकी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना लंबा वो टिकेगा, कितना लंबा जो है वो चलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि एक मोर्टार की क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। अब नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे बेसिकली मटेरियल्स के बारे में डिटेल में दिया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे वाटर के बारे में दिया है, तो वाटर के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड द क्यूरिंग, दोनों की बात की जा रही है, मिक्सिंग की भी क्यूरिंग की भी। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आपने मिक्सिंग के टाइम पे तो अच्छा वाटर यूज़ किया और क्यूरिंग के टाइम पे आप खराब वाटर यूज़ करो। तो दोनों टाइम पे, चाहे आप मिक्सिंग कर रहे हो चाहे आप क्यूरिंग कर रहे हो, दोनों टाइम पे वाटर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सो यहाँ पे वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड द क्यूरिंग शैल बी क्लीन एंड द फ्री फ्रॉम इंजूरियस क्वालिटीज ऑफ एल्कलीज, एसिड, ऑयल, सॉल्ट, सुगर, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, वेजिटेबल्स, ग्रोथ्स।
सो ये सारे वे सब्सटेंस हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर हम कोई भी ऐसा वाटर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ये सारे सब्सटेंस जो हैं वो प्रेजेंट है, तो हमें वो वाटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, वो वाटर हमारे किसी काम का नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई, द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर शेल नॉट बी लेस देन 6। तो अगर हम कोई भी वाटर यूज करें उसका जो पीएच है वो 6 से लेस देन ही होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे देखो सीपीडब्ल्यूडी में क्लियरली मेंशन है स्पेसिफिकेशन पे। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ रहा है कि अगर हमें किस पीएच वैल्यू का वाटर यूज करना चाहिए, आप सीधे बेझिझक होकर बोलना कि जिसका पीएच वैल्यू 6 से कम होगी हम वही यूज करेंगे। आप रेफरेंस के लिए उसको बोलना कि आप सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करो। इसके अलावा यहाँ पे देखो दो टेस्ट के बारे में बताया गया, लिमिट ऑफ एसिडिटी और लिमिट ऑफ एल्कलिनिटी। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये जो आईएस कोड है, इन दोनों आईएस कोड को पढ़ के डाउनलोड करके इन दोनों टेस्ट के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं दी गई, एक शॉर्ट आपकी एक्सप्लेनेशन दिया है और यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि आप इस पार्ट को फॉलो करो। तो टेस्ट के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, टेस्ट आपको एक सेपरेट सेक्शन जो अलग से हमारा कभी क्यूए क्यूसी की सीरीज आएगी उसमें मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। कुछ चीजें हैं यहाँ पे जैसे परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स, तो जो सॉलिड अगर प्रेजेंट है किसी भी वाटर के अंदर उनकी लिमिट यहाँ पे दी है। जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज 200 mg 200 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो है 3000 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर सल्फेट ऐड होता है 400 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोराइड अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो अगर हम प्लेन कंक्रीट में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे 2000 mg पर लीटर होना चाहिए, और अगर हम ऐसी जगह पे यूज करें जहाँ पे स्टील का भी इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे एक चीज़ आपको समझ में आई कि अगर कोई ऐसा वाटर है जिसके अंदर क्लोराइड की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है तो हम उसे आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी जो रेनफोर्समेंट है उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं जो वे 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे सॉलिड की परसेंटेज लिमिट दी है। आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहो तो IS 3025 ये IS कोड है। इस IS कोड को आप जो है पढ़ के इस IS कोड पे आप जाके इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो वाटर फाउंड सेटिस्फैक्ट्री फॉर मिक्सिंग इज आल्सो सुटेबल फॉर क्यूरिंग। ठीक है, तो जो क्वालिटी का वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए वही हमें क्यूरिंग के लिए भी यूज करना चाहिए। एक और यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, क्योंकि सी वाटर्स शेल नॉट बी यूज फॉर मिक्सिंग और द क्यूरिंग। समुद्र का पानी सी वाटर्स ना हम मिक्सिंग में यूज कर सकते हैं ना ही हम क्यूरिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, सी वाटर्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। सबसे ज़्यादा तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ये जो मैटर्स होते हैं जो सॉलिड, आप अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं वाटर वाले पार्ट पे आता हूँ, ये बेसिकली जो परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स जो क्लोराइड्स हो गए, सस्पेंडेड मटेरियल्स हो गए, सल्फेट्स हो गया, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉलिड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। सॉल्ट की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा आती है जो हमारी स्टील सेक्शंस को डैमेज पहुंचाती है, तो हमें ये बेसिकली यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सीमेंट यूज़ की बताया गया है। 33 ग्रेड सीमेंट है, 43, 53। तो जनरली जो ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट होती है वो ओपीसी सीमेंट के अंदर ही आती है। 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट हमारा जो है पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो IS 269 2013 आप फॉलो कर सकते हो। 43 के बारे में पढ़ना है तो आप IS 8112 2013 फॉलो कर सकते हो। 53 के बारे में पढ़ना है तो IS 12269 2013 के बारे में पढ़ सकते हो। इसके अलावा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट हो गया। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट जो है आपका दूसरा टाइप का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, वाइट सीमेंट्स हो गया। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीमेंट है जो कि आपने कॉलेज टाइम पे भी बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर आपको पढ़े होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जनरली जैसे हम कभी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो हम ना टाइप ऑफ सीमेंट तो पढ़ के चले जाते हैं लेकिन उनकी एप्लीकेशन के बारे में कभी नहीं पढ़ के जाते हैं। सो अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि अब आपको जो है जाके खुद से नेट पे जाके चीज़ें चेक करनी है कि ये जो टाइप ऑफ सीमेंट है
इन टाइप ऑफ सीमेंट्स को हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या आपको इनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आज के टाइम पे इंटरव्यू को पता है कि भैया सब पढ़ के आते हैं कि टाइप ऑफ सीमेंट क्या होता है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही कम लोग पढ़ के आते हैं, तो वो आपसे एप्लीकेशन का ही पूछेगा कि मान लो मुझे ये पर्टिकुलर सीमेंट यूज़ करना है, लो हीट सीमेंट मुझे यूज़ करना है, या मुझे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करना है, तो मैं उसको कहाँ पे यूज़ करूँगा, तो आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट दिया हुआ है, एक एक तरीके से आप यहाँ पे नोट मान लीजिए या फिर एक वार्निंग मान लीजिए। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन इन यूज़ ऑफ सीमेंट ग्रेड 53 इन कंस्ट्रक्शन। देखो 53 ग्रेड जो है ना, वो एक तरीके से ऑर्डिनरी ग्रेड नहीं है। जनरली घरों में जो होता है यूज़ होता है वो मैक्सिमम 43 ग्रेड तक का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन 53 जो ग्रेड ऑफ सीमेंट है वो जनरली आपको जो है ऐसे मार्केट में भी नहीं मिलेगा, और ऐसे जनरली हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि अगर आप 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, मैं इसको शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब हम 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट जो होता है ना, उसके अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। इसके अलावा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू 33 और 43 सीमेंट। क्या होता है, सीमेंट की ना एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप सीमेंट में वाटर ऐड करते हो तो हाइड्रेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। इस हाइड्रेशन प्रोसेस में एक हीट प्रोड्यूस होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। आपने कई बार ये सारी चीज़ें टर्म सुनी होगी। और हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रोसेस की वजह से ही हम क्यूरिंग करते हैं। जनरली लोगों को ना एक ये भ्रम होता है कि आप किसी से पूछोगे हम क्यूरिंग क्यों करते हैं, तो जनरली एक इंजीनियर भी क्या बोलेगा कि स्ट्रेंथ के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। ये एक नॉन टेक्निकल आंसर नहीं है। बेसिकली टेक्निकल आंसर क्या है, तो जनरली क्या होता है कि जब हम 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस फास्ट होता है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही श्रिंकेज टाइप क्रैक या क्रैक जो हमारी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो उसी के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन बीइंग हाइयर, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हाइयर होती है, जिसकी वजह से माइक्रो क्रैकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। कई बार वो क्रैकिंग ना हमें बाहर से नहीं विजिबल होती है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर वो माइक्रो क्रैकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रक्चर को काफ़ी बड़ा डेंट जो है वो डाल सकती है। और वह जनरली मैं आपसे पूछूं कि 53 ग्रेड हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें हाइयर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब किसी हैवी स्ट्रक्चर्स में हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अगर उसमें माइक्रो क्रैकिंग जो है वो डेवलप हो गए तो हमें बेसिकली हमारी स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अगर आप 53 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस प्रोसेस को ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी काफ़ी एडवांस लेवल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल जो है टेस्टिंग प्रोसेस को फॉलो करके 53 ग्रेड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रक्चर्स को काफ़ी बड़ा डैमेज जो है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद आप चाहो तो इस पूरे को डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। मैंने इसको आपको जो एक कंप्लीट में इसका जो सारांश है वो बेसिकली आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे बताई गई है। तो सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक की जाती है, उसके लिए IS 4031, ये हमारा IS कोड है IS 4031। इस IS कोड को आप फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखो, अगर आप 33 ग्रेड सीमेंट है, ये 43 ग्रेड सीमेंट है और ये 53 ग्रेड सीमेंट है, सीधे सीधे लिखा हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर में स्ट्रेंथ है, नॉट लेस देन, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। 72 + 1 आवर्स के अंदर इसकी 16 आनी चाहिए, 23 आनी चाहिए और 27 आनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लगभग 50% के आसपास है। इसके अलावा 162 + 2 आवर्स के अंदर आप डेज में इसको कन्वर्ट कर लेना। आप देखो यहाँ पे 22 आनी चाहिए, 22 यहाँ पे 33 आनी चाहिए और यहाँ पे 37 आनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये लगभग हमारी 70-80% के आसपास है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 672 + 4 आवर्स के अंदर एग्जैक्ट 33, 43 और 53, मतलब इससे कम बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर इससे कम आ रही है तो सीमेंट को आप क्या करना, आपको रिजेक्ट कर देना। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पार्ट हो गया। सेम प्रोसेस होता है जैसे हम लोग कंक्रीट वगैरह की चेक करते हैं, ये भी ऐसे ही चेक किया जाता है। पूरा क्यूब वगैरह इसके होता है, क्यूब का साइज इनका डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे कंक्रीट होते हैं। उसके बाद इनको फिल किया जाता है और क्यूरिंग होती है, देन उसके बाद में कंप्रेसिव मशीन के अंदर इनकी टेस्टिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो सेटिंग टाइम के बारे में बताया गया है कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो है मतलब
30 मिनट से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सीमेंट हमारा 20 मिनट में ही सेट हो जा रहा है, 22 मिनट में ही सेट हो जा रहा है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 30 मिनट से लेके 600 मिनट के बीच का हमारा टाइम पीरियड होता है। 30 मिनट हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं, और उसके बाद 600 हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इसके अलावा टाइप ऑफ सीमेंट के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा IS कोड है, IS 4031। इस IS कोड के पार्ट 5 के अंदर आप जो है इसको कर सकते हो। 1988 में इसका पुराना वर्जन था, 2014 में इसका नया वर्जन आया। इस IS कोड को फॉलो करके आप इसके बारे में डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पे सप्लाई के बारे में बात की गई है। सप्लाई में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सीमेंट कभी भी 6 वीक से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जो भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसकी है, उसके 6 वीक के अंडर अंडर ही हमें यूज़ करना है, क्लियरली मेंशन है। तो अगर आपकी साइट पे कोई भी ऐसा सीमेंट है जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से 6 वीक क्रॉस कर चुका है, तो ऐसा सीमेंट आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर कोई यूज़ कर रहा है, मान लो आपका क्लाइंट यूज़ कर रहा है, मतलब आप का कॉन्ट्रैक्टर अगर यूज़ कर रहा है, तो आप ये CPWD की वर्क स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस देके उसको साइट से हटवा सकते हो। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है CPWD सीमेंट ब्रॉट टू वर्क सेल नॉट बी मोर देन 6 वीक ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द मैन्युफैक्चर। तो कोई भी सीमेंट अगर आप मैन्युफैक्चर मतलब परचेज करते हो, उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेंशन रहती है। उस डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे के 6 वीक के अंदर अंदर आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली स्टैकिंग एंड द स्टोरेज, तो सीमेंट का स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि अगर हमने सीमेंट को गलत तरीके से स्टोरेज किया तो वो ख़राब हो सकता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके जो है उसमें लंप्स क्रिएट हो सकते हैं, वो हार्ड हो सकता है, वो सेट हो सकता है, सेटिंग उसका हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसा सीमेंट हमें खासकर यूज़ नहीं करना है जिसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो CPWD ने कुछ पैरामीटर्स बताए। सबसे पहला पैरामीटर्स तो ये बताया कि जो भी हमारा मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस से कम 150 से 200 हाइट पे हमें उठा के उसको सीमेंट को स्टॉक लगाना है। मान लो ये मेरा फ्लोर है, फ्लोर से कम 6 से 8 इंच ऊपर से हमें जो है सीमेंट का स्टोरेज जो है वो क्या करना है, स्टोर करके करता हुआ चलना है। और ये जो हाइट हमने ली है, ये हाइट पे नीचे हमें जो है हमें इस तरीके से उसको फिक्स करना है ताकि नीचे से एयर का सर्कुलेशन जो है वो हो सके। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही होगी, ये क्या है, हमारा फ्लोर है, ये हमारा क्या है, फ्लोर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हाइट, ये जो हाइट है, इसी हाइट की बात की जा रही है जो कि हमारा 150 से 200 जो है वो होना चाहिए। इसके बाद हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने सीमेंट का स्टॉक लगाया। तो कई बार सीमेंट के स्टॉक से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन जो है वो साइट पे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कि एटलीस्ट 450 mm का क्लियर कवर होना चाहिए फ्रॉम द वॉल। मान लो ये आपकी वॉल है, ये मेरी क्या है, ये मेरी स्टोर रूम की वॉल है। इस स्टोर रूम से आप जो ये स्टॉक लगाना स्टार्ट करोगे, ये कम से कम मिनिमम 450 mm की डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो आपकी वॉल है स्टोर रूम की, उससे बिल्कुल सटा के आपने जो है सीमेंट का स्टॉक लगवा दिया, क्योंकि इस वॉल के थ्रू मॉइस्चर जो है आपके सीमेंट के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। तो आपको ये कम से कम 450 mm का गैप जो है आपको कम से कम एटलीस्ट जो है वो देना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी दी गई है कि एक रो से दूसरे रो के बीच में 600 mm का गैप जो है वो होना चाहिए। मान लो ये एक रो है आपकी, ये दूसरी रो है, इसके बीच में कम से कम यहाँ पे आपका 600 mm का गैप जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये फर्स्ट रैक लगाया, दूसरा रैक भी इससे सटा के लगा दिया, उसके बाद तीसरा भी सटा के लगा दिया, नहीं। आपको इनके बीच में आपको ये इस तरीके से करना चाहिए, फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, इसके बीच में आपको जो है यहाँ पे कम से कम गैप देना है। और ये गैप हमारा कम से कम मिनिमम जो है कितना रहेगा, 600 का, कितना रहेगा, 600 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा जब हम सीमेंट लगा रहे हैं तो हाइट जो है वो 8-10 बैग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इमेज पे समझो, ये सीमेंट की हाइट है, ये फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये टोटल जो हाइट होनी चाहिए 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे गिनोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अगर आप इसमें, अगर आप इसके ऊपर भी सीमेंट रखोगे, इसके ऊपर भी अगर आप यहाँ पे सीमेंट रखोगे,
तो क्या होगा कि वेट के प्रेशर की वजह से जो बॉटम साइड पे सीमेंट है उसमें लम्प्स क्रिएट हो सकते हैं, वो हार्ड हो सकता है। तो आपको ये 10 से ज़्यादा ये हाइट जो है 10 सीमेंट से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। तो अगर आप एक क्यूए क्यूसी इंजीनियर हैं, अगर आप अपने स्टोर रूम में विजिट कर रहे हैं सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए, तो आपको ये चीज़ जाके ज़रूर चेक करनी है कि वहाँ पे बेसिकली जो ये हाइट है ये 10 बैग से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको स्ट्रेचर और हेडर के अकॉर्डिंग आपको बैग रखने हैं। मान लो ये मेरा एक सीमेंट का बैग है, ये इसकी लेंथ होगी, इसकी स्ट्रेचर, और ये इसका हो गया हेडर, ठीक है। जो उसकी शॉर्टर साइड होगी वो हेडर हो गया, जो उसकी लॉन्गर साइड होगी वो स्ट्रेचर हो गया। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने ये फर्स्ट बैग रखा स्ट्रेचर के अलोंग, इसके ऊपर जब आप दूसरा बैग रखोगे तो ये आपको इस तरीके से रखने हैं, मतलब हेडर के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेचर, ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे हेडर, ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेचर। इस तरह यहाँ पे भी देखो ऐसे रखे हैं, ये 2 बैग रखे सीमेंट के, उसके ऊपर फिर एक फुल यहाँ पे ऐसे रखा, फिर ऊपर 2 बैग रखे, उसके ऊपर फिर फुल रखा, फिर 2 बैग रखे, फिर उसके ऊपर फुल रखा, फिर 2 बैग रखे, फिर फुल रखा। इससे क्या होता है कि इससे ना प्रेशर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर उस पे ना ज़्यादा प्रेशर जो है यहाँ पे नहीं पड़ता है, तो लम्स वगैरह कम इसमें क्रिएट होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको रखना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है रखनी, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है 10 बैग से ज़्यादा जो है हमारी हाइट जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी देखो यहाँ पे रो है, यहाँ पे देखो 600 इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट जो है वो अलग अलग स्टोर करना चाहिए। मान लो क्योंकि साइट पे अलग अलग तरह के सीमेंट यूज़ हो सकते हैं, मान लो आपको किसी पोर्शन पे ओपीसी यूज़ करना है, किसी पे पीपीसी यूज़ करना है, कहीं पे आपको सल्फेट रेजिस्टिंग यूज़ करना है, कहीं पे आपको लो हीट सीमेंट यूज़ करना है, कहीं पे आपको रैपिड हार्डनिंग यूज़ करना है। तो ऐसा नहीं कि एक ही स्टोर रूम के अंदर एक ही स्टैक के अंदर आपने सारे एक साथ स्टोर कर दिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक लगा रहे हो तो वो मान लो ओपीसी का एक जगह लगाया, दूसरी जगह आप पीपीसी का लगाओगे, तीसरी जगह आप तीसरे टाइप का लगाओगे, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे लगाना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको बेसिकली इस तरीके से उसका अरेंजमेंट करना है कि जब आप उसको यूज़ करो तो पुराना सीमेंट सबसे पहले यूज़ हो और जो नया सीमेंट है वो बाद में यूज़ हो। ऐसे नहीं कि आपने उसका स्टॉक इस तरीके से लगाया कि जो नया-नया जो स्टॉक आ रहा है वो आपका यूज़ होता जा रहा है और पुराना सीमेंट आपका जो है वो पड़ा हुआ है, क्लियर? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपका ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम में अभी आपके 100 बैग जो है वो बचे हुए हैं, क्लियर? अब 100 बैग आपके ऑलरेडी वहाँ पे रखे हुए थे जो कि पुराने स्टॉक के थे। अब आपने जैसे नया स्टॉक लगाया उससे आगे आपने नया स्टॉक लगा दिया। तो जब तक आपका नया स्टॉक खत्म नहीं होगा, जब तक आप उन 100 बैग को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पुराने स्टॉक के कोई सीमेंट के बैग बचे हुए हैं और अब आपका नया स्टॉक जो है वो लग रहा है, तो आपको नया स्टॉक इस तरीके से लगवाना है ताकि आपके पुराने बैग जो है वो सबसे पहले यूज हो और नए वाले उसके बाद यूज हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पुराने पीछे चले जाते हैं और नए जो हैं वो यूज़ होते रहते हैं, तो पता चला कि उनमें एक्सपायरी डेट उनकी हो गई, वो एक्सपायर हो गए, या फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक रखने की वजह से उनमें लम्स वगैरह क्रिएट हो गए। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। मानसून के टाइम पे जब बरसात का सीजन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि एयर में ह्यूमिडिटी जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि एयर जैसे ही हमारे सीमेंट के कांटेक्ट में आती है तो वो मॉइस्चर्स एब्जॉर्ब कर लेता है सीमेंट और उसमें लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मानसून के सीजन पे हमें जो है उसको पॉलीथीन शीट से कवर कर रख के चलना है, या फिर अगर ज़्यादा बरसात वगैरह हो रही है तो उस टाइम पे हमें जो हमारी मेम्ब्रेन टाइप शीट आती हैं जो 100% वाटर प्रूफिंग होती है उनसे उसको कवर करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो बेसिकली ये सारा का सारा हमारा जो पार्ट था, ये हमारा पार्ट था पूरा सीमेंट से रिलेटेड। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग एग्रीगेट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइन एग्रीगेट के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि मोर्टार के अंदर हमारा वाटर होता है, वाटर के साथ हमारा जो है सीमेंट होता है, सीमेंट के साथ हमारा जो है इसके अंदर जो है सैंड होता है। तो सैंड को बेसिकली यहाँ पे फाइन एग्रीगेट जो है वो बोला गया है। अभी इसकी अलग अलग ग्रेडिंग होती है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइन एग्रीगेट जनरली किसको बोला जाता है? फाइन एग्रीगेट जो होती है वो होती है जो 4.75 mm की सीव से पास हो जाए। जनरली क्या होती है, ये एक सीव होती है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है सीव का, तो मतलब छलनी जो होती है, ठीक है, आटा छानने के लिए जैसे छलनी यूज़ करते हैं ना, तो उसी तरह की वो होती है। इसमें इस तरीके से यहाँ पे ऐसे होल होते हैं, क्लियर, और इनका ना एक साइज होता है, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो कोई एक होल है
जिसका साइज जो है वो कितना है 4.75 mm, ठीक है। मेरे पास में ये कोई एक पार्टिकल है या कोई एक मटेरियल आप बोल लीजिए, ये पार्टिकल मैंने इस होल के ऊपर डाला और डालते के साथ ही ये इससे पास कर गया, ठीक है, मतलब इससे निकल गया। तो ये इससे कब निकलेगा? दो कंडीशंस हैं जब ये इससे निकलेगा, या तो इसका साइज 4.75 mm है या इसका साइज जो है 4.75 mm से लेस है, ठीक है। अगर इसका साइज 4.75 से ज़्यादा होता तो क्या ये इससे पास करता? बिल्कुल भी पास नहीं करता। मान लो इसका साइज था 5 mm, तो अगर मैं इस होल से इसको पास कराना चाहूँ, नहीं पास होगा, क्योंकि होल का साइज ही 4.75 mm है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो वो एग्रीगेट, या आप उसको बोल सकते हो वो सैंड जो कि आपका 4.75 mm की सीव से कंप्लीटली पास कर जाए, ये हमारा कैटेगरी के अंदर आता है फाइन एग्रीगेट के अंदर। फाइन एग्रीगेट क्या क्या हो सकती है हमारी? ये नेचुरल सैंड हो सकती है, ये जो होता है नेचुरल, जो रिवर बेड वगैरह होते हैं या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग वगैरह होती है, वहां से बेसिकली इसको निकाला जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो यूपी में हमीरपुर एक लोकेशन है, वहां से जो है रिवर बेड में से इसको निकाला जाता है। दिल्ली में बदरपुर एक लोकेशन थी जिससे अंडरग्राउंड माइनिंग करके इसको निकाला जाता था, फिलहाल वो दिल्ली वाली जो है वो बंद हो गई है। तो ऐसे अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में आपको अलग अलग लोकेशंस पे मिलेगा, या तो कहीं से माइनिंग करके इसको निकाला जा रहा होगा या फिर रिवर बेड से इसको निकाला जा रहा होगा। तो ये आता है नेचुरल की कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा कर्स स्टोन, तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो पत्थर्स होते हैं उनको ब्लास्टिंग करके तोड़ा जाता है, उसके बाद उनको एक कर्सर जो होता है, क्लेसर बेसिकली इसको बोलते हैं, हरियाणा साइड में आपको बहुत मिलेंगे, उत्तराखंड में काफी मिलेंगे, वहां पे लाके उनको जो है कर्स किया जाता है मशीनों के द्वारा, और अलग अलग साइज में इनको तोड़ा जाता है, तो उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से उसको ब्रेक किया जाता है। वो कैटेगरी आ जाती है हमारी जो है कर्स स्टोन, या उसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने एक नेचुरल स्टोन था हमारे पास में बड़े साइज का, उसको हमने कर्स करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये सारी चीजें हमारी फाइन एग्रीगेट के अंदर आती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्बल डस्ट जो होता है, जो मार्बल स्टोन होता है, उसको भी कर्स करके जो है हमारा मार्बल डस्ट जो है वो बनाया जाता है। जनरली अगर आप देखोगे जो नेचुरल सैंड होता है ना, वो काफी अच्छा होता है। जो ये स्टोन को कर्स करके बनाया जाता है ना, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। ये हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, केमिकल फ्री जो है होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिलीटरियस मटेरियल नॉट एक्सीडिंग 5%। अब ये मटेरियल कौन से होते हैं? ये वो इम्प्योरिटीज होती हैं जो उसकी क्वालिटी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करती हैं। तो ऐसी कोई भी इम्प्योरिटीज जो है 5% से 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी क्वांटिटी आपकी सैंड की है उसमें मोर मतलब मैक्सिमम 5% तक की इम्प्योरिटीज जो है वो अलाउ है, उससे ऊपर की इम्प्योरिटीज जो है वो उसके अंदर अलाउ नहीं है। इसके अलावा सिल्ट कंटेंट की बात की गई है, ऊपर भी मैंने आपसे बताया था सिल्ट क्या होता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। सिल्ट की परसेंटेज जो है वो 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग। देखो, जब भी बात आएगी एग्रीगेट की, जब भी बात आएगी सैंड की, तो ग्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रेडिंग ही डिसाइड करती है कि एक्चुअल में उसका साइज कौन सा है और वो हमें किस पर्टिकुलर लोकेशन पे यूज करना है। आप देखते हो, आप यूज करते हो कि 20 mm स्टोन एग्रीगेट यूज कर रहे हैं हम, 40 mm एग्रीगेट जो है हम यूज कर रहे हैं। इससे बड़े साइज भी होते हैं, इससे कम साइज के भी होते हैं। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये 20 mm के अंदर आएगा या 40 mm के? अब कोई हर एक एग्रीगेट को पकड़ पकड़ के जो है उसको टेप से मेजर तो नहीं करेगा। तो ये बेसिकली सीव एनालिसिस किया जाता है, उससे उसकी ग्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सीव का सेट है। सीव एनालिसिस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सीट एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि सबसे ऊपर वाली जो सीव होती है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे बड़ा साइज जो है वो 10 mm है, उसके बाद फिर 4.75, उसके बाद फिर 2, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे वैसे वैसे आपकी जो सीवर्स का साइज रिड्यूस होता है वो चला जाएगा। 1.18, 600 माइक्रोन्स, 300 माइक्रोन्स, 150 माइक्रोन्स, इस तरीके से साइज आपका रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखो जैसे जैसे मटेरियल हमारा पास कर रहा है, परसेंटेज ऑफ पासिंग, उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेडिंग की गई। ग्रेडिंग जोन 1, ग्रेडिंग जोन 2, ग्रेडिंग जोन 3, ग्रेडिंग जोन 4। जनरली जब भी जोन की बात आती है ना, तो ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स ये सोचते हैं कि जोन का मतलब ये कि इंडिया को एक एरियाज को अलग अलग जोन में डिवाइड कर देगी। मतलब जोन 1 से जो मटेरियल मिलेगा वो हमें इस कैटेगरी के अंदर आएगा, जोन 2 से मिलेगा वो इस कैटेगरी के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जोन है लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है, ये बेसिकली इसके ग्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे जोन 1 क्या होगा, वो कोर्स
नेचर का होगा, मतलब इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वो फाइन होता हुआ चला जाएगा। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि जोन 1 और जोन 4 इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फाइन होगा, तो आपको सिंपल सीधे आंख बंद करके क्लिक कर देना कि जोन 4 की ग्रेडिंग वाला जो हमारा सैंड होगा वो ज़्यादा फाइन होगा एज कंपेयर टू जोन 1। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल देना कि ये जो जोन यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोई जो है लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जोन 1 की बात करेंगे तो 10 mm की सीव से 100% पास करना चाहिए, 4.75 की सीव से 90 से 100% करना चाहिए। इसके अलावा 2.36 से 60 टू 95, 1.18 mm की सीव से 3.70। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 mm की सीव से 15 से 34%। इसके अलावा 300 माइक्रोन्स पे 50 टू 20 और यहाँ पे इस पे 0 से 10%। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली होती है। तो जैसे मैं क्या करूँगा, मैंने एक एक क्वांटिटी ली सैंड की और या एग्रीगेट आप उसको बोल लीजिए, फाइन एग्रीगेट, और यहाँ पे मेरे सीव का सेट रखा हुआ है। ये मेरे सीव का क्या है, सेट है। ठीक है, उसके बाद सबसे इस टॉप वाली सीव पे मैंने उस क्वांटिटी को डाला। उसके बाद क्या होती है कि जिस मशीन पे हम ये सीव का सेट रखते हैं वो उसको ऐसे हिलाती है इस तरीके से। ठीक है, हिलने से क्या हुआ कि ये पास होके इस वाली सीव में आएगा कुछ क्वांटिटी जो है यहीं पे रुक जाएगी, कुछ क्वांटिटी जो है नीचे की तरफ चली जाएगी, उसके बाद कुछ क्वांटिटी यहीं पे रुक जाएगी, कुछ क्वांटिटी नीचे चली जाएगी। सेम ऐसे ही जो इससे नीचे की सीव होगी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे रुक जाएगी, उसके बाद रिमेनिंग फिर नीचे चली जाएगी और जो लास्ट वाली सीव होगी उस पर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बच जाएगी। तो यही चीज बता रहे हैं। मान लो ये ऊपर की सीव है, इसमें से इसका साइज है 10 mm, तो अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर मटेरियल डालता हूँ तो ये सारा का सारा मटेरियल जो है नीचे चला जाना चाहिए। अगर ये सारा मटेरियल नीचे चला गया तो मतलब 100% जो है वो पास हो गया, 100 मतलब उसमें से निकल गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 90 से 100%, मतलब अगर मैं 90% को पकड़ता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 10% तो जो है वो इसी सीव पे रुक जाएगा और बाकी का जो 90% है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी कैलकुलेशन होता गया है कि जब ये मशीन ऐसे उसको हिलाती है, उसके बाद जब वो एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के बाद फिर अलग अलग सीव को निकाला जाता है, मटेरियल का वेट चेक किया जाता है और वेट चेक करने के बाद जो टोटल वेट हमने लिया था उस वेट से परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है कि कितना परसेंट पास हुआ और कितना परसेंट वहां पे रिटेन कर गया। ये पास जो है वो फेल पास वाला नहीं मैं बता रहा हूँ, ये पास का मतलब उससे गुजर रहा है। ठीक है, उससे निकल जा रहा है जितना। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो 100% है, 95 से 100, 95 से 100, 90 से 100, 80 से 100। यहाँ पे देखो 2.36 की सीव पे लिखा हुआ है जोन 1 के अंदर 60 से 95, लेकिन यहाँ पे देखो 95 से 100%। इसका मतलब क्या है कि जोन 4 जो है वो ज़्यादा फाइन है एज कंपेयर टू जोन 1, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है वो पास हो रहा है, निकल जा रहा है और मिनिमम क्वांटिटी जो है वो रिटेन कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा मटेरियल रिटेन कर रहा है उस पर्टिकुलर सीव पे और कम मटेरियल जो है वो पास हो रहा है, मतलब उससे निकल के दूसरी सीव के अंदर जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी सीव एनालिसिस करो तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेडिंग करनी है। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सारी ग्रेडिंग जो है वो नेचुरल स्टोन के लिए की गई है, अगर आप इसकी जगह पे कर्स स्टोन अगर आप यूज करो तो यहाँ पे जो 150 माइक्रोन की जो सीव है, ये वाली जो सीव है, इसमें जो भी वैल्यू रिटेन कर रही है उसको आपको इंक्रीज कर देना, इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो जैसे 10% था तो 10% को आपको इंक्रीज कर देना 20% से, मतलब यहाँ पे 12% तक हमारी मैक्सिमम परमिसेबल अब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जितनी भी जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को आप 20% इंक्रीज करके आपको चेक करना है अगर आप कर्स स्टोन यूज करो, और अगर आप जो है नेचुरल स्टोन यूज कर रहे हो तो सेम वैल्यूज ही आपकी यहाँ पे रहेंगी। इसके अलावा अलोवेंस जो परमिसेबल लिमिट है वो 5% की परमिसेबल लिमिट है। मतलब मान लो आपने सैंड फाइन एग्रीगेट लिया और ये सीव का सेट यूज करके आप उसकी ग्रेडिंग कर रहे हो और एग्जैक्ट ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो उसके लिए 5% का अलाउंस दिया है कि 5% का जो वेरिएशन है वो परमिसेबल है। अगर क्वांटिटी सेम नहीं आ रही है, 5% का इधर उधर है, तो वो परमिसेबल लिमिट के अंदर आता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सैंड यूज फॉर मोर्टार प्लास्टर वर्क के लिए अगर हम कोई भी सैंड बना रहे हैं तो उसके लिए अलग से यहाँ पे ग्रेडिंग का जो है IS कोड दिया है, IS 1542। और मैसनरी वर्क के लिए अगर हम मोर्टार बना रहे हैं तो उसके लिए IS 2116। तो आप ये दोनों IS कोड भी गूगल से डाउनलोड करके डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो।
अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारी फाइन एग्रीगेट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया सब कैटेगरी के अंदर। अब आपको वे टर्म सुनने को मिलेंगी जो टर्म्स जो है आपने अक्सर सुनी होंगी। कौन सी वे टर्म्स हैं? देखो फाइन एग्रीगेट को सबसे पहले कैटेगरी है कोर सैंड, तो कोर सैंड आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, कोर सैंड, फाइन सैंड। तो कोर सैंड बेसिकली क्या होता है? कोर सैंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिवर सैंड होता है, जो नेचुरल रिसोर्स से जो मिल रहा है। रिवर सैंड हो गया, पिट सैंड हो गया। पिट सैंड जो मैंने बताया ना, माइनिंग करके दिल्ली में जैसे बदरपुर लोकेशन थी तो वहां पे माइनिंग करके उसको निकाला जाता था, अब वो बंद हो गया, गवर्नमेंट ने उस लोकेशन को बैन कर दिया। इसके अलावा कर्स स्टोन्स हो गए, जो स्टोन्स को कर्स करके हम लोग बनाते हैं, तो ये इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जोन 1, जोन 2 और जोन 3, तो जब हम ग्रेडिंग करेंगे और ग्रेडिंग करने के बाद ये वाला भी कोर सैंड की कैटेगरी में आएगा, ये भी कोर सैंड की कैटेगरी में आएगा और ये भी मेरा कोर सैंड की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये वाला जो जोन 4 है ये मेरा कोर सैंड की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा कैटेगरी के अंदर आएगा कौन सी? फाइन सैंड, ठीक है। तो फाइन सैंड जैसे दिल्ली में यमुना सैंड बोला जाता है, यमुना रिवर में से वो निकलता है, तो ऐसे इंडिया की अलग अलग रिवर में से, रिवर बेड में से जो है वो निकलता है। तो ये देखो यहाँ पे ग्रेडिंग 4, तो जो आपका जोन 4 वाला है ये फाइन सैंड की कैटेगरी में आता है। तो अब आपको समझ में आ गया जोन का मतलब क्या होता है। इसके अलावा स्टोन डस्ट हो गया, जो हम डस्ट जो कर्स करके करते हैं, सो ये सारी कैटेगरी के अंदर आता है। तो हम जो है कोर सैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको, हम इसको जो है फाइन सैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से उसकी कर्सिंग की है। इसके अलावा मार्बल डस्ट होता है, तो मार्बल डस्ट भी देखो यहाँ पे जोन 4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसका मतलब मार्बल हमारा क्या होता है? फाइन होता है। तो मार्बल जनरली ना रिपेयरिंग वगैरह के लिए काफी यूज किया जाता है, जो मार्बल डस्ट होता है। यहाँ पे देखो मार्बल डस्ट के लिए ग्रेडिंग का अलग ही सिस्टम दिया है। 10 mm की सीव दी है, 4.75, 2.36, 1.18, 1600 माइक्रोन्स, 300 माइक्रोन्स, 150 माइक्रोन्स, और यहाँ पे देखो 10%, 95 to 100, 95 to 100, 90 to 100, 80 to 100, 15 से 50 और 10 से 0 से 15। तो ये इसका ग्रेडिंग का सिस्टम है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार यूट्यूब पे जाना, सीव एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस आप एक बार देखना। तो सीव एनालिसिस का वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो आपको ये बेसिकली ग्रेडिंग वाला जो सिस्टम है ना ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये किस तरीके से जो है वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो डिलीटरियस मटेरियल्स की लिस्ट दी गई है। क्ले हो गया, फाइन सिल्ट हो गया, फाइन डस्ट हो गया, और इन नेचुरल सैंड और कर्सड स्टोन, ग्रेवल्स, स्टोन, तो ये नॉट मोर देन 5% होना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो IS कोड 2386 ये आप डाउनलोड कर लेना, इसके बारे में इसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के लिए आपको जो IS कोड फॉलो करना है वो IS 2386 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक और टेबल दी गई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लास्टर वर्क और ब्रिक मैसनरी के लिए अगर आप मोर्टार बना रहे हो तो उसके लिए ग्रेडिंग यहाँ पे आपकी अलग दी गई है। यहाँ पे देखो ये वाली जो टेबल है ये टेबल है मेरी ब्रिक मैसनरी मोर्टार के लिए, और ये वाली जो मेरी टेबल है ये है स्टोन जो हमारा प्लास्टर वर्क के लिए मैं मोर्टार बना रहा हूँ उसकी ग्रेडिंग की यहाँ पे। सो सेम सीव दिया आपका यहाँ पे 10 mm, 4.75, 2.36, और यहाँ पे देखो सेम सीव का सेट दिया है। लेकिन चेंज यहाँ पे देखो क्या है, 10 mm से भी 100% पास होना चाहिए और 4.75 से भी 100% पास होना चाहिए। अगर आप इस वाली से कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो 10 mm से तो 100% पास हो रहा है, लेकिन 4.75 से 90 to 100% हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दोनों से 100% पास होना चाहिए। 4.36 से 90 to 100, यहाँ पे 95 to 100। इसका मतलब प्लास्टर में मैं अगर कोई सीमेंट यूज कर रहा हूँ, मोर्टार यूज कर रहा हूँ, सैंड यूज कर रहा हूँ, तो वो फाइन होना चाहिए एज कंपेयर टू अगर मैं ब्रिक मेसनरी में यूज कर रहा हूँ। तो ब्रिक मेसनरी में जो हम सैंड यूज करेंगे वो थोड़ा सा कोर्स नेचर का यूज करेंगे, और प्लास्टर वर्क के लिए जो हम यूज करेंगे वो फाइन नेचर का होना चाहिए। तो ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे यहाँ पे 1.18 से 70 से 100, और यहाँ पे 90 से 100, यहाँ पे 1600 से 40 से 100, 80 से 100, 50 से 5 से 70, 20 से 65 और 0 से 15 और 0 से 15। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रिक मेसनरी के लिए जब हम मोर्टार यूज करते हैं तो उसमें कोर सैंड यूज करते हैं, और जब हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर में हम लोग फाइन सैंड, जमुना सैंड जिसको बोलते हैं, वो यूज करते हैं। इसके अलावा बल्किंग की डिटेल यहाँ पे दी है। तो बल्किंग मैंने बताया था कि जैसे ही मॉइस्चर के कंटेंट में आता है तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, वही बेसिकली बल्किंग होती है। तो परमिसिबल बल्किंग यहाँ पे दी है,
2% पे जो हमारी परमिसिबल बल्किंग है वो 15% होनी चाहिए। मतलब 15% अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 2% मॉइस्चर कंटेंट पे, तो वो परमिसिबल है। 3% पे 20% हो गया, और 4% पे 25%, और 5% पे 30%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो मैंने कोई भी सैंड लिया, उसके अंदर मैंने मॉइस्चर कंटेंट लिया, मॉइस्चर कंटेंट जो है उसका अगर 2% है, तो उसके हिसाब से उसकी जो बल्किंग है अगर वो 15% तक आ रही है टेस्ट करने पे, तो वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है, अदरवाइज नहीं तो वो फेल माना जाएगा। इसके अलावा मेजरमेंट देखो कैसे करना है आपको। जब भी सैंड मेजर करना है आपको हमेशा ड्राई कंडीशन में ही उसका मेजरमेंट जो है वो करना है। ये क्लियरली मेंशन किया गया है। हालांकि आपने देखा होगा जब साइट पे गाड़ी वगैरह आती है ना, तो ये ट्रक वाले क्या करते हैं, जानबूझ के उस पर जो है वाटर डालते हैं ताकि उसका जो है वेट इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो आपको ड्राई कंडीशन के अंदर उसको यूज करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रोकन ब्रिक की भी कैटेगरी दी है, हालांकि ये इतना कुछ यूज में आती नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो 4.75, 2.36, 1.18, 1600, 1300, 150 mm और 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन, ये 100% पास होना चाहिए। 90 to 100, 70 to 100, 40 to 100, 5 से 70%, और 0 से 15, और यहाँ पे नील। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये चीज़ होना चाहिए। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ये हमारा जो है ब्रोकन ब्रिक से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली इतना जो है ज़्यादा यूज में आता नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये है सीमेंट मोर्टार की मिक्सिंग के बारे में, जो कि हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है। सो बेसिकली मिक्सिंग देखो यहाँ पे क्या, दो तरीके से मिक्सिंग होती है। एक तो मिक्सिंग होती है बाय वेट, ठीक है, और एक मिक्सिंग होती है बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो, मोर्टार आप बना रहे हो बाई वेट, तो बाई वेट में हमारा जो सीमेंट का वेट है वो तो हम लोग यूज करते हैं 50 kg के हिसाब से, क्योंकि एक बैग हमारा 50 kg आता है। इसके अलावा जो हम दूसरा मटेरियल जो हम सैंड यूज कर रहे हैं उसका हमें वेट कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करके, और वो भी उसको ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रोपोर्शनेट ऑन द वेट बेसिस शैल बी प्रीफर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंड एंड द मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर कितना है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करके उसका वेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे बॉक्सेस फॉर सुटेबल साइड फॉर फैसिलिटी प्रोपोर्शनिंग वेट बेसिस, सीमेंट बैग का वेट जो है वो 50 kg लिया जाता है, और वॉल्यूम अगर हम करते हैं तो एक सीमेंट के बैग का वॉल्यूम होता है 0.035 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बाई वॉल्यूम जो है वहां पे मिक्सिंग कर रहा हूँ, तो बाई वॉल्यूम के हिसाब से सीमेंट, मान लो मैं एक बैग जो है वो क्या कर रहा हूँ, मैंने एक बैग जो है वो सीमेंट यूज किया। एक बैग सीमेंट का मेरा कितना हो गया, 0.035 क्यूबिक मीटर हो गया। अब अगर मैं 1:1 का ही सीमेंट मोर्टार जो है वो बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को इतनी ही क्वांटिटी का जो है सैंड भी उसमें डालना पड़ेगा। तो अब ये मेजर करने के लिए आपको ये जो बॉक्स है ये यूज करना पड़ेगा। तो बॉक्स की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, इसकी जो विड्थ है वो 35 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस बॉक्स का वॉल्यूम भी 0.035 क्यूबिक मीटर ही आएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप वेट के हिसाब से ले रहे हो तो 50 kg सीमेंट का बैग कंसिडर करके और स्पेसिफिक ग्रेविटी से आपको सैंड का वेट कैलकुलेट करके उस हिसाब से मिक्सिंग करनी है। अगर आप बाई वॉल्यूम कर रहे हो तो एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम 0.035 क्यूबिक मीटर कंसिडर करना है, और जो सैंड आपको डालना है वो आपको इस बॉक्स की हेल्प से डालना है जिसका साइज 40, 35 और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी मेरा यहाँ पे सेम आएगा ताकि हमारी मिक्सिंग के अंदर कोई भी ना प्रॉब्लम आ सके। अब मिक्सिंग दो तरीके से होती है, एक हम जो है मैकेनिकल मिक्सर्स को यूज करके करते हैं, एक हैंड मिक्सिंग्स को यूज करके जो है वो करते हैं। तो मैकेनिकल मिक्सिंग जो प्लांट्स वगैरह आज के टाइम पे मिक्सर जो होते हैं वो यूज होते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 मिनट तक, कम से कम एटलीस्ट 3 मिनट तक हमें किसी भी मिक्सचर के अंदर उसकी मिक्सिंग जो है वो करनी चाहिए। मतलब मेरा मिक्सचर जैसे रोटेट हो रहा है तो हमें उसमें ड्राई कंडीशन के अंदर हमें इसमें सैंड डालना है, सीमेंट डालना है, कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर उसके अंदर डालना है, उसके बाद उसकी मिक्सिंग स्टार्ट होगी। तो कम से कम 3 मिनट तक कम से कम हमें उसकी मिक्सिंग जो है वो करनी है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे हैंड मिक्सिंग की। तो हैंड मिक्सिंग के अंदर क्या होता है कि हमें दोनों ही मटेरियल को ड्राई कंडीशन के अंदर सबसे पहले मिक्स करना है, ड्राई कंडीशन के अंदर, और कब तक उसको मिक्स करते रहना है, जब तक कि उसका कलर जो है वो यूनिफॉर्म ना हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप साइट पे मोर्टार बनवा रहे हैं हैंड मिक्सिंग करवा के,
तो आपको दोनों मटेरियल को जो है यूज करना है ड्राई कंडीशन के अंदर। मान लो आपने पहले डस्ट डाला, जो सैंड है वो डाला, उसके ऊपर से फिर सीमेंट डाला, दोनों ड्राई कंडीशन के अंदर उसकी मिक्सिंग स्टार्ट करी। तब तक आपको मिक्स करना है जब तक कि आपका पूरा कलर जो है वो यूनिफॉर्म ना दिखने लग जाए। उसके बाद फिर आपको उसके अंदर वाटर यूज करना है, और वाटर यूज करने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपको उसको यूज कर लेना है। यहाँ पे भी आप देखो 30 मिनट्स के अंदर उसको यूज कर लेना है, क्योंकि हमारे सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो 30 मिनट है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर अंदर ही हमें उसको यूज कर लेना है। और यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है कि मोर्टार शेल बी यूज एज सून एज पॉसिबल आफ्टर मिक्सिंग एंड बिफोर इट बिगिन टू सेट इन एनी केस विद इन द हाफ आवर आफ्टर वाटर इज एडिड टू द ड्राई मिक्सर। और ये जो 30 मिनट्स हमारा जो काउंट होगा, ये बेसिकली वाटर ऐड करने के बाद से स्टार्ट होगा। ये नहीं आपने ड्राई कंडीशन के अंदर मिक्स किया तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चाहे शाम तक रखो चाहे 2 दिन तक रखो, लेकिन जैसे आप उसमें वाटर ऐड कर दोगे, वाटर ऐड करते के साथ ही क्या होगा, उसमें मॉइस्चर वाटर हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सीमेंट का, और उसके बाद में आपको 30 मिनट्स के अंदर जो है उसको यूज करना है। तो ये हमारा मोर्टार से रिलेटेड वर्क स्पेसिफिकेशन थी, जिसके अंदर जितने भी मेन टॉपिक्स थे, हमारे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स, वो मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किए। इससे रिलेटेड अगर आपके फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके आप अगर कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हो, चाहे आप बिलिंग से रिलेटेड हो, चाहे आप क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड स्किल्स आप सीखना चाहते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर लर्निंग आप करना चाहते हो, तो सारी डिटेल्स आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, थैंक यू।